हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। ओके, आई एम रुचिका कंसल हियर। आई वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारी 2020 की सीरीज चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हुए हैं, तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है आपके लिए। लास्ट तक जरूर बने रहे हमारे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, तो वो भी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, तो उसके लिए वो भी थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियोस अगर पसंद आए तो उनको लाइक भी जरूर करें। ठीक है, अब बिना देरी के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। वेजेस एनालिसिस इंक्लूड। वेज एनालिसिस में हम किस चीज को इंक्लूड करते हैं? हम पर यूनिट की वेज को इंक्लूड करते हैं। हमारी पर प्रोडक्ट पर हमारी वेज कितनी हुई है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। पर ऑपरेशन, पर डिपार्टमेंट या क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम वेजेस को हम कैलकुलेट नहीं करते। अब ऑपरेशन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के हिसाब से ऐसा नहीं होता है। वेजेस हम क्या एनालाइज करने के लिए, तो पर प्रोडक्ट हमने कितना उस पे बनाया, उस पर कितनी हमारी वेजेस लगी है, तो हम उस पर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट में हम क्या इंक्लूड करते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लेबर की कॉस्ट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर होती है एक हमारी, प्लस करो इनडायरेक्ट लेबर को। हम हमेशा लेबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है हमारी डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। तो दो जो लेबर की कॉस्ट होती है, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और दोनों को अलग अलग से चार्ज किया जाता है। डायरेक्ट लेबर को हम कहाँ से चार्ज करते हैं? देखिए, डायरेक्ट लेबर को हम करते हैं प्राइम कॉस्ट में, डायरेक्ट कॉस्ट से। तो डायरेक्टली जो हमारी स्टार्टिंग में उस प्रोडक्ट को सिर्फ बनने में आई है, तो इसको हम करते हैं प्राइम कॉस्ट से, प्राइम कॉस्ट से। और इनडायरेक्ट लेबर को हम कहाँ से चार्ज करते हैं? इनडायरेक्ट लेबर जो इनडायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ना लगती है, कभी किसी वर्क पे कभी किसी पे, तो उनको हम करते हैं ओवरहेड से चार्ज, ओवरहेड से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज चार्ज टू प्राइम कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ओवरहेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट ए required 10 kg of material at the rate of rupees 5 per kg. The actual consumption material की दी हुई है हमें प्रोडक्ट ए पर 12 kg of material at the rate of rupees 6 per kg। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी कि एमसीवी हमें निकालना है, एमसीवी निकालना है। और हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से हम एक्चुअल कॉस्ट को लेस करके देखते हैं हमारा वेरिएंस कितना आया है। वेरिएंस मींस क्या होता है? जो हम स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं और क्या हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड, हमारा जो हमारे एक्चुअली में हमारा खर्चा हुआ है, क्या उसके इक्वल है, क्या हमारा फेवरेबल रिजल्ट है, क्या अनफेवरेबल है। फेवरेबल कब होगा? कि आप हम खर्चा डिसाइड करके चलते हो किसी भी चीज पे, प्रोडक्ट पे, कि हमारा 500 का खर्चा आएगा एक प्रोडक्ट को बनाने में, बट आपका खर्चा आ जाता है 400। ये किस वजह से आया? आपकी लेबर की एफिशिएंसी स्किल बहुत अच्छी है, या आपकी कंपनी में जो अपने लेबर में जो आपने रखे हुए हैं वो मिनिमम कॉस्ट पे हैं, या आपने रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो उसकी कॉस्ट कम है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, हमारे क्या इकोनॉमीज हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हम एक बार स्टैंडर्ड जरूर हर चीज में फिक्स किए जाते हैं कि हमारी उतनी एस्टिमेशन लगा के, उसमें एस्टिमेशन नहीं होता कि ये स्टैंडर्ड जो होता है वो साइंटिफिकली बेस्ड होते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एस्टिमेशन इस बात का होता है कि हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे ऑल ओवर स्टैंडर्ड हमारा क्या रहेगा, कि कितनी हमारी कॉस्ट आनी चाहिए और एक्चुअल में हमारी कितनी आई है। उनको मेजर करके उनमें से फिर क्या करते हैं, हम वेरिएंस को निकालते हैं। वेरिएंस का मतलब यही होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है उसके वेरिएंट कितना आगे पीछे है, कि उससे प्लस जा रहा है या उससे नेगेटिव जा रहा है। तो एस सी माइनस ए सी, एस सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एस पी इंटू में एस क्यू, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड से, और इसमें से क्या माइनस करते हैं हम? एक्चुअल में हमारा प्राइस क्या था और एक्चुअल में हमारी कितनी क्वांटिटी लगी, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एस पी देखिए कितना दिया हुआ है हमें, 5। एस क्यू कितना दिया हुआ है, 10। और एक्चुअल में हमने कितनी ली? हमने मटेरियल लिया 12, यानी कि पहले तो लेना था 10,
स्टैंडर्ड तो हमने फिक्स कर दिया 10 का, लेकिन लिया हमने 12 इंटू में क्वांटिटी हमारी कितनी लगेगी, अच्छा क्वांटिटी होगी 12 और प्राइस प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 6, हमने क्या लिया प्राइस 6, तो कर लीजिए 50 माइनस 72, तो कितना आ गया -22 वेरिएंस आ गया, यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उससे हमारी कॉस्ट प्लस आ रही है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया अनफेवरेबल, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है, तो हमने क्या करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैच करने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 1 किस चीज के लिए होता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में क्या आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, और 19 में क्या आता है लीज एंड इट्स अकाउंटिंग। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 2 4 1 एंड 3, 2 4 1 3, 2 4 1 एंड 3 1। Which of the following is not a method of calculating and ascertaining the amount of purchase consideration? परचेज कंसिडरेशन हम निकालते हैं जब कोई परचेज करती है कंपनी को, तो उस टाइम जो ट्रांसफर और ट्रांसफर दो कंपनीज होती हैं, एक कंपनी क्या करती है वो अपनी अपनी कंपनी को सेल कर रही है, ठीक है, और जिस कंपनी को वो सेल कर रही है उसको क्या देना पड़ेगा, उसे कंसिडरेशन देना पड़ेगा परचेज के बदले। तो उसके लिए हमारे काफी सारे मेथड्स हैं जिनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं परचेज कंसिडरेशन को, और इनमें से बताना है कि आपको कौन सा ऐसा मेथड है जो नहीं है। तो नेट पेमेंट मेथड, यस हम नेट पेमेंट मेथड करते हैं। नेट एसेट मेथड, ये भी करते हैं हम। ग्रोस रिसीट्स मेथड, ग्रोस रिसीट्स मेथड में क्या होता है कि लमसम अमाउंट, एक लमसम अमाउंट डिसाइड कर ली जाती है, लमसम अमाउंट, और वो दे दी जाती है, इसमें हम क्या करते हैं कोई हम कैलकुलेशन नहीं करते, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ग्रोस रिसीट्स मेथड। फोर स्टॉक एक्सचेंज मेथड, ये भी होता है, ये इंट्रिंसिक मेथड होता है ना, जो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड इंटरनल मेथड होता है, ये होता है स्टॉक एक्सचेंज मेथड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशंस क्या होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, जो हम प्रथा अपने शुरू से चलाते आ रहे हैं अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, तो वो इनमें से कन्वेंशन कौन सी नहीं है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यस हम फुल डिस्क्लोज करके दिखाते हैं। कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जेटिज्म, यस हम कन्वर्जेटिज्म होते हैं। कन्वेंशन ऑफ एक्यूरल अकाउंटिंग, नो दिस इज नॉट अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, यस ये भी होता है, तो आंसर आ जाएगा इसका 3। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, देखिए पार्टनरशिप का है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड एक पार्टनर नया उन्होंने एडमिट किया, 1/5 शेयर उनको दे रहे हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल। तो एक्स एंड वाई की देखिए, ओल्ड रेशियो दी हुई है 3:2, टोटल प्रॉफिट कितना होता है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, जेड का शेयर कितना है 1/5, रिमेनिंग निकाल लीजिए, जो कौन लेंगे एक्स एंड वाई लेंगे, किस रेशो में लेंगे, वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेंगे। रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 1 - 1/5, तो कितना आ जाएगा आपका 4/5। तो फिर हम निकालेंगे एक्स का शेयर कितना है, एक्स का शेयर 3/5, उसमें से कितना हो गया अब उसका 4/5, तो कितना आ गया उसका 12/25, और वाई का शेयर कितना हो जाएगा, कितना था उसका 2/5, और उसका हो जाएगा 4/5, तो कितना आ गया 8/20। जेड को भी इसके इक्विवेलेंट रख देंगे हम, जेड का शेयर कितना दिया हुआ है हमें 1/5, इक्विवेलेंट 25 के रखेंगे, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/20। तो सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमिनेटर को ले लीजिए, 12 इज टू 8 ये आ जाएगा आपका आंसर, कौन सा है नंबर 1।
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन? इक्वेशन देखिए, ओपनिंग कैपिटल किसके इक्वल होती है? क्लोजिंग कैपिटल के। ड्राइंग उसमें हम ऐड कर देते हैं। एडिशनल कैपिटल अगर लाई गई है कोई, उसमें से लेस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए प्रॉफिट्स, तो आ जाएगा सी। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज शोन एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। कैपिटल जो इन्वेस्ट की गई है ओनर ने, उसको हम क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी साइड शो करके दिखाते हैं, उसे दिखाते हैं कंपनी के एज अ लाइबिलिटी है। ये हम क्यों दिखाते हैं लाइबिलिटी है? क्योंकि जो ओनर होता है और उसके साथ कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी और ओनर को क्या करा जाता है, इनको सेपरेट रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ये मान के चलते हैं कि कंपनी की अपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी है, वो एज अ ओनर से क्या ले रही है, कैपिटल के रूप में पैसा ले रही है और बिजनेस को रन कर रही है। तो ये किस अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड होता है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा, ऑन विच कंडीशन वी मेड एडजस्टमेंट फॉर क्लोजिंग स्टॉक एज वेल एज ओपनिंग स्टॉक इन द परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एडजस्टेड परचेजेस। नेक्स्ट, a company forfeit 100 equity share of rupees 10 each with a final call rupees 4 per share was unpaid. At what minimum rate per share these share can be reissued by the company? एक कंपनी है जिसने फॉरफिट किए 100 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक था, जिसमें से वो हमने फॉरफिट क्यों किए? क्योंकि उसकी जो फाइनल कॉल थी 4 रुपीज की, वो हमारे पास नहीं आई, तो हमने उसके शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिट। तो इसके लिए क्या हुआ कि अब कंपनी क्या कर रही है? री इशू कर रही है। तो अब ये बताओ उसको कि मिनिमम रेट वो क्या दे सकती है री इशू करने के लिए? देखिए, अगर कोई भी शेयर कंपनी इशू करती है तो कभी भी उसको लॉस में हम सेल नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या रहेगा कि फाइनल कॉल पर उसे 4 रुपए नहीं आए हैं, तो 4 रुपए हम कम से कभी भी हम री इशू नहीं करेंगे। यानी कि 600 रुपीज हमें मिल गए थे। 600 कैसे आए? 100 का 6 रुपीज उसने पे कर दिया, 4 रुपीज उसने पे नहीं किया, तो जो ये 4 रुपीज है, तो इससे कम वो रीइश्यू नहीं करेगी, तो आंसर आ जाएगा इसका। एक कंपनी फॉरफिटेड, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया था, रिपीट हो गया, तो आप इसको लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर शुड नॉट एक्सीड डैश परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू चाहे वो कितना भी हो, उसको कितने से शेयर पे डिस्काउंट ऑन शेयर ऑफ शुड नॉट एक्सीड, कितने से कम नहीं कर सकते हम? 10% से कम कर इशू नहीं कर सकते। Those preference shares which don't carry the right of share in excess profit, उनको कोई राइट नहीं होता कि एक्सेस प्रॉफिट में भी वो अपना हिस्सा लें। तो उन तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव। उनके कभी भी क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा नहीं होता, जब प्रॉफिट होते हैं तो उसमें से उनको हिस्सा दे दिया जाता है। अगर किसी साल अगर नहीं होता प्रॉफिट, तो उस साल उन्हें कुछ भी नहीं करता। Under the scheme of buyback of share, the company, in order to perform its obligation, is required to open an account. कौन सा अकाउंट होता है जो वो ओपन करती है? बाय बैक कर रही है कंपनी शेयर, मतलब अपने ही शेयर्स को खरीद रही है, और कंपनी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, इस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन सा अकाउंट खोलती है? एस्क्रो डिपॉजिट। नेक्स्ट आता है हमारा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या कहती है कि रिप्लेस करने की कॉस्ट क्या आती है, उससे हम क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स को मेजर करते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी है। उसको रिप्लेस, अगर हमारे पास अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर हम उसको हटा के दूसरा रख रहे हैं, तो उसको हटा के दूसरा रखने की जो हमारी कॉस्ट आती है, उसको हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स की। तो इसका आंसर आ जाएगा, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एम्प्लॉय इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ कंपनी ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हेन द कॉस्ट अनकर्ड ऑन रिक्रूटमेंट, रिकरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉय इज कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय, इट इज कॉल्ड। हमने कॉस्ट कितनी अनकर करी, हमने कोई भी हमने वर्कर कंपनी में रखा हुआ है, उसको रिक्रूट किया, उसके बाद उसको ट्रेनिंग भी दी है हमने, उसको डेवलप भी किया है, तो उन सब का जो खर्चा आ रहा है हमारा, उसको कंसीडर करके हम उसकी कॉस्ट को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने खर्चा कर लिया, यानी हमने कब किया? हिस्ट्री में, मतलब पास्ट में कर लिया, तो इसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। नेक्स्ट आता है हमारा, प्रैक्टिकल है ये भी, ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज मंथली कंज्यूम
1350 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एट द कॉस्ट ऑफ ₹20 पर यूनिट। ठीक है, मंथली कंज्यूम कितना कर रहा है, 1350 यूनिट को, और पर यूनिट की जो कॉस्ट आ रही है ₹20 पर यूनिट। तो इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है हमने। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है कि हम एक बार में ऑर्डर को कितना मंगवाएं, कितना हमें पूरे साल के लिए हमें स्टॉक रखना चाहिए, जिससे हमारी कॉस्ट हमारी मिनिमम, ठीक है, हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल मिले, उसको हमने रखने की जो कॉस्ट है हमारी कम हो जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है, लिखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, टू, एक मिनट रुकेंगे, टू मल्टीप्लाई करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल से, हमने एनुअली कंज्यूम कितना किया पूरे साल में, ठीक है, और हमारा ऑर्डर पे कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, और कैरी कॉस्ट हमारी रखने की पर यूनिट हमारी कॉस्ट कितनी आती है। तो हम ये सब डिटरमाइन करेंगे, निकालेंगे। एक्चुअल कंजम्पशन निकलेगी कैसे हमारी, ये दिया हुआ है हमें इतनी यूनिट्स, और जो इतनी यूनिट्स पर हमारा है पर मंथ का, तो कितने का निकाल लेंगे हम, 12 मंथ्स में हमें कितनी यूनिट्स चाहिए, कितनी यूनिट्स चाहिए, कितनी यूनिट्स आएंगी हमारी, ये आएंगी 16,200। ठीक है, इतनी यूनिट्स आ गई हम। और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है ₹2400। और कैरिंग कॉस्ट हम निकाल लेंगे। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक को, एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट हमारी आई है ₹20 पर यूनिट। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है हमें, इसका 30%, 30% कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 6, कितना आ जाएगा हमारा, ₹6। तो इसको, फिगर्स को सभी फिल कर दीजिए क्वेश्चन में, 2 इंटू में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2400, और डिवाइड करेंगे हम इसको 6 से। तो सॉर्ट आउट कीजिए, कितना आ गया ये हमारा, 400, 8, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इस ये बन गया 3600 का, क्या है ये, स्क्वायर रूट है। तो इसको कट करके कितना आ जाएगा हमारा, 3600। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 3600 यूनिट का। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। ओके, क्लियर हो गया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला लर्न करके जाना, और ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। अब नेक्स्ट देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रेशियो एनालिसिस एंड जिट सिस्टम हमें दिया हुआ है, और हमने क्या करना है, मैच करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या करते हैं हम, सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाता है हमारा। और रेशियो को एनालाइज करने के लिए क्यों किया जाता है हमारा, फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग कर सके ताकि हम, और जिस सिस्टम क्या होता है, जस्ट जस्ट इन टाइम कंट्रोल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री पर कंट्रोल करना। जिट सिस्टम आता है इन्वेंट्री में, इसमें क्या होता है कि जस्ट इन टाइम, यानी कि जब हम इन्वेंट्री की जरूरत हो तभी हम मंगवाएं, ये होता है जिट सिस्टम। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4, 2, 1, 4, 2, 1 एंड 3, ए। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा, which one of the following is true about estimated cost and standard cost। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है और हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो समझेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्ट किस पर बेस्ड होते हैं, साइंटिफिकली एनालाइज। जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम इस पर क्या करेंगे, साइंटिफिकली ये देखा जाता है कि इसकी कॉस्ट हमारी कितनी आएगी।
ओके, तो हम हर साल ये करते हैं, स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं। और इंजीनियरिंग स्टडी में क्या कहता है, व्हाइल एस्टिमेटेड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बेसिस। एस्टिमेटेड कॉस्ट किस पर बेस्ड होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड, यानी कि हमने लास्ट ईयर पे कितना खर्चा किया था, तो उसके हिसाब से अब की बार हमारा कितना खर्चा होना चाहिए। तो ये आएगा, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्फेसिस इज ऑन व्हाट कॉस्ट विल बी। स्टैंडर्ड कॉस्ट किस पर एम्फेसाइज करती है कि कॉस्ट हमारी क्या होगी, और एस्टिमेटेड क्या कहती है कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए। बट लेकिन ऐसा नहीं होता, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें बताते हैं कि शुड बी क्या होनी चाहिए, और एस्टिमेटेड हमें बताती है कि क्या होगी, क्योंकि इसमें एस्टिमेशन लगाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर मोर फ्रिक्वेंटली रिवाइज्ड कंपेयर टू एस्टिमेटेड कॉस्ट। नहीं, रिवाइज्ड नहीं होते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट होते हैं, वो होते हैं रिवाइज्ड। एस्टिमेटेड कॉस्ट आर मोर स्टेबल देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, नॉट। स्टैंडर्ड कॉस्ट होते हैं स्टेबल ज्यादा, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए फॉर्म व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो एंड द प्रॉफिट। हमने सबसे पहले क्या निकालना है, सीएस रेशियो निकालना है हमने, और हमने बताना है प्रॉफिट। पहले सीएस रेशियो निकालेंगे, ठीक है। सीएस रेशियो निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। इसमें हमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। पढ़िए पहले, सबसे पहले हमारा सेल दी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है। तो हम इन्हीं के बेसिस पर क्या निकालेंगे, सीएस रेशियो निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किसके इक्वल होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को हम किससे डिवाइड करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू में सेल, ठीक है। अब हमें इसमें जो जो दिया हो वो लिख लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना है, 40,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें, 20,000। कंट्रीब्यूशन हमें सी निकालना है। सेल हमें दी हुई है 1 लाख रुपीज। ओके, तो हमारा सी कितना आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, नीचे 40 आ जाएगा, यानी इसका आ जाएगा 50,000 रुपीज, ठीक है। तो सी हमारा कितना आ गया, 50,000। तो सी एस रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, सी एस रेशो सी अपॉन में एस इंटू में 100। तो सी हमारा कितना है, 50,000, डिवाइड करेंगे 1 लाख से, इनको में कर दीजिए 100। तो ये हमारा कितना आ गया, 50%। तो हमारा सी एस रेशो कितना आ गया, 50%। तो ये तो दो जगह दिया हुआ है हमें, ये भी 50 है और ये भी। तो ये अब हमें देखना है प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा कितना आता है, देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारा प्रॉफिट का क्या था, हमारा एस माइनस में सी किसके इक्वल होगा, ये हमारा फिक्स्ड प्लस में प्रॉफिट्स, ठीक है। सेल में से अगर हम कंट्रीब्यूशन को लेस कर देते हैं, ठीक है, सेल हमारी कितनी है, 1 लाख की, और हमारा कंट्रीब्यूशन है हमारा 50,000 का। ओके, और हमारा फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट इसके इक्वल होता है। तो ये हमारा आ गया 50,000, प्लस में फिक्स्ड हमारे कितना दिया हुआ है कॉस्ट, 20,000, प्लस करिए प्रॉफिट्स को। तो हमने क्या किया, देखिए एस में से अगर हम सी कंट्रीब्यूशन को अगर हम लेस कर देते हैं, तो वो हमारा कितना क्या आ गया हमारा, ये हमारे वेरिएबल कॉस्ट थी एक तरीके से जो हमने कंट्रीब्यूट कर ली थी, वो हम अगर लेस कर देते हैं तो उसमें से हमारा बचता है, तो फिक्स्ड खर्चा बच जाता है और हमारे प्रॉफिट्स बच जाते हैं। तो फिक्स्ड वाले हमें दिए हुए 20,000 के, तो हम क्या करेंगे, 50,000 माइनस में 20,000, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 30,000। तो हमारा प्रॉफिट किसके इक्वल हो गया, 30,000। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, ठीक है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इनके कंसेप्ट को क्लियर करके जाना, एग्जाम में इन्हीं में से ही आएंगे क्वेश्चन। बस फिगर्स चेंज हो जाएंगे, ये सब रहेगा। तो ये अपना अच्छे से कंप्लीट कर लेना आप। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसको अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए। ठीक है, तो अपना कर लीजिए। ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू।